Hello everyone, welcome back to my channel. In last class we have discussed various sequence of events during a fatty acid synthesis. Means fatty acid synthesis के दौरान कौन कौन से sequence of events होते हैं. अगर fatty acid synthesis के दौरान sequence of events की बात करते हैं तो mainly 4 types of events होते हैं. First one is the condensation. Second one is the reduction of carbonyl group. Second step क्या है? It is the reduction of carbonyl group. And थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो इट इज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. एंड फोर्थ स्टेप इज अगेन रिडक्शन, बट दिस रिडक्शन इज रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड. सो फैटी एसिड की सिंथेसिस के दौरान ये टोटल 4 इवेंट्स होते हैं और ये एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं. मीन्स फर्स्ट स्टेप जो होगा कंडेंसेशन होगा, सेकेंड स्टेप जो होगा रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप होगा, थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो ये डिहाइड्रेशन होगा एंड फोर्थ स्टेप की अगर बात करें तो रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड होता है. बट इस प्रोसेस को शुरू होने से पहले फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो कि एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, उनकी चार्जिंग होती है. और वो चार्जिंग कैसे होती है? फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स में 2 जगह एसिच ग्रुप होता है. एक एसीपी पे होता है और एक केएस पे होता है. एसीपी पे मैलोनाइल ग्रुप अटैच होता है और केएस पे एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है. सो जैसे ही फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स पे मैलोनाइल ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है, दोनों में कंडेंसेशन होता है. So condensation is the first reaction of the fatty acid synthesis. After that it is the reduction of carbonyl group, then dehydration and then reduction of double bond. But point यहाँ पे ये है कि fatty acid synthesis का regulation कैसे होता है. So in this class we will discuss regulation of fatty acid biosynthesis. But before starting the class, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level including BARC. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Apart from that, I have attended various national and international conference. Now let's start the lecture. और आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड बायोसिंथेसिस. बट फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के रेगुलेशन के पहले हमें एक इम्पोर्टेंट चीज जानना है एंड दैट इज अबाउट मेटाबॉलिक फ्यूल एंड एनर्जी नीड. सो सेल या ऑर्गेनिज्म में 2 तरह की चीजें होती है. फर्स्ट वन इज द मेटाबॉलिक फ्यूल एंड सेकेंड वन इज द एनर्जी नीड. सो किसी भी सेल में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक फ्यूल भी होता है एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है. सो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे अगर कहीं ज्यादा मेटाबॉलिक फ्यूल है तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में होगा कुछ मेटाबॉलिक फ्यूल जो होंगे वो एक्सेस अमाउंट में होंगे. अब सवाल ये है कि जो एक्सेस अमाउंट में मेटाबॉलिक फ्यूल होगा सेल में उसका क्या होगा? जो एक्सेस अमाउंट में होगा मेटाबॉलिक फ्यूल वो क्या करेगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में. दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड. सो जो एक्सेस मेटाबॉलिक फ्यूल होंगे वो किस चीज में कन्वर्ट होंगे? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होंगे. अब ये जो फैटी एसिड्स है वो स्टोर हो जाता है लिपिड के फॉर्म में. सो दे स्टोर्ड एज लिपिड्स. और लिपिड्स का स्टोरेज फॉर्म क्या है? लिपिड्स की स्टोरेज फॉर्म की अगर बात करें तो इट इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल. क्या है? इट इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल. और एनिमल्स की अगर बात करें तो ये स्टोर होता है कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू में. सो एडिपोज टिश्यू इज द साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ लिपिड्स. जबकि प्लांट्स की अगर बात करें तो ये शीट्स में स्टोर होते हैं. सो सेल्स या ऑर्गेनिज्म में जो एक्सेस मेटाबॉलिक फ्यूल होंगे वो किस चीज में कन्वर्ट होंगे? फैटी एसिड्स में. और फैटी एसिड्स ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में, लिपिड्स के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं. ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्या है? जब
जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं, देन इट फॉर्म्स ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब सवाल ये है कि जब फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस होती है तो उसका रेगुलेशन कैसे होता है। सो फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस की अगर बात करें तो उसमें 2 इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो 2 कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज द ACC। ACC स्टैंड्स फॉर एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। एंड सेकेंड एंजाइम इज फैटी एसिड सिंथेज। क्या है? फैटी एसिड सिंथेज, जो कि एनिमल्स में और फंजाई में कौन सा होता है? फेज 1। प्लांट्स में एंड बैक्टीरिया में होता है फेज 2। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे का जब रेगुलेशन करना होता है तो वो रेगुलेशन ऑलवेज फर्स्ट स्टेप पे होता है। एंड फैटी एसिड बायोसिंथेसिस की बात करें तो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन कैटालाइज होता है दैट इज थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ये कौन सा रिएक्शन कैटालाइज करता है? ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से मैलोनाइल कोएंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए से मैलोनाइल कोएंजाइम ए बनाता है। एंड इसके साथ बाइकार्बोनेट भी इन्वॉल्व होते हैं। सो जब एसिटाइल कोएंजाइम ए से मैलोनाइल कोएंजाइम ए बनता है तो इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन करता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एंड सिंस इट इज द फर्स्ट एंजाइम फॉर द फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, सो इट इज द साइट ऑफ रेगुलेशन फॉर फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। सो ACC क्या है? फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का साइट ऑफ रेगुलेशन है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ACC का रेगुलेशन होता है, ये रेगुलेशन वर्टिब्रेट्स में अलग होता है, प्लांट्स में अलग होता है एंड बैक्टीरिया में अलग होता है। सो ACC का जो रेगुलेशन होता है वो वर्टिब्रेट्स में अलग मैकेनिज्म से होता है, प्लांट्स में अलग मैकेनिज्म से होता है एंड बैक्टीरिया में अलग मैकेनिज्म से होता है। तो सवाल ये है कि ये किस तरह से होता है। सो पहले आते हैं वर्टिब्रेट्स पे। सो वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो वर्टिब्रेट्स में किस तरह से ACC का रेगुलेशन होता है। वर्टिब्रेट्स में ACC की अगर रेगुलेशन की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में ACC का रेगुलेशन 3 तरह से होता है। फर्स्ट वन इज द फीडबैक इनहिबिशन। फर्स्ट क्या है? फीडबैक इनहिबिशन। सेकेंड वन इज द एलोस्टेरिक रेगुलेशन। सेकेंड वन क्या है? एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एंड थर्ड वन इज कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। सो वर्टिब्रेट के केस में ACC का रेगुलेशन 3 तरह से होता है। फर्स्ट वन इज द फीडबैक इनहिबिशन, सेकेंड वन इज द एलोस्टेरिक रेगुलेशन एंड थर्ड वन इज द कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। सो पहले आते हैं फीडबैक इनहिबिशन पे। ACC का फीडबैक इनहिबिशन किस तरह से होता है? फीडबैक इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? जो पाथवे का लास्ट प्रोडक्ट होता है दैट प्रोडक्ट इनहिबिट्स द एंजाइम। कौन सा एंजाइम? फर्स्ट एंजाइम को, पाथवे के फर्स्ट एंजाइम को। सो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस की अगर बात करें तो इनका जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है, वो क्या होता है? वो होता है 16 कार्बन फैटी एसिड। एंड 16 कार्बन फैटी एसिड जो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं एंड इट इज पाल्मिटिक एसिड। सो पाल्मिटिक एसिड जो होगा एसिटाइल को एंजाइम ए के लिए इनहिबिटर का काम करेगा। सो पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए acts as inhibitor for acetyl coenzyme A carboxylase that is ACC। पाल्मिटॉइल कोएंजाइम में किस तरह का काम करेगा? ये काम करेगा फीडबैक इनहिबिटर का काम करेगा। सो पाल्मिटॉइल कोएंजाइम में क्या है? इट इज द फीडबैक इनहिबिटर ऑफ ACC। अब ये जो सिंबल है बायोकेमिस्ट्री में हमेशा इनहिबिशन के लिए यूज करते हैं और इस सिंबल को हमेशा एक्टिवेशन के लिए यूज करते हैं। सो फीडबैक इनहिबिशन की अगर बात करें ACC का तो पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A क्या है? इट इज द फीडबैक इनहिबिटर फॉर एसिटाइल कोएंजाइम A।
नाउ कमिंग टू एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन की अगर बात करें तो इट इज द सिट्रेट जो कि ACC के लिए एलोस्टेरिक एक्टिवेटर का काम करता है। सिट्रेट क्या है? इट इज एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, मीन्स ये क्या करता है? सिट्रेट ACC को एक्टिवेट करता है। सो सिट्रेट इज द एलोस्टेरिक एक्टिवेटर क्या है? किसका? एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज का। अब ये क्या करता है? ये Vmax को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है? Vmax को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो दिस इज द सेल एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? साइटोसोल एंड ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम A एंड यहाँ पे TCA साइकिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं। सो ATP की सिंथेसिस यहाँ पे होती है। सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एसिटाइल कोएंजाइम A एंड ATP इन दोनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? यहाँ से साइट्रेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहाँ आएगा? साइटोसोल में। और साइटोसोल में जब साइट्रेट आएगा और यहाँ पे 3 तरह का काम करेगा। पहला काम क्या करेगा? इट बिकम्स द प्रिकर्सर फॉर साइटोसोलिक एसिटाइल कोएंजाइम A। ये क्या करेगा? ये प्रिकर्सर होगा किसके लिए? साइटोसोलिक एसिटाइल कोएंजाइम A के लिए। साइटोसोलिक एसिटाइल कोएंजाइम A। दूसरा काम क्या करेगा? दूसरा करेगा ये ACC के एक्टिवेशन के लिए एलोस्टेरिक सिग्नल की तरह काम करेगा। इट एक्ट्स एज एलोस्टेरिक सिग्नल। ये क्या काम करेगा? एलोस्टेरिक सिग्नल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ACC। ACC के एक्टिवेशन के लिए एलोस्टेरिक सिग्नल की तरह काम करेगा। एंड जो थर्ड काम करेगा, इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ PFK1। क्या करेगा? इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ PFK1। PFK1 की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। PFK1 क्या है? इट इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंड इट इज वन ऑफ द एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। सो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एसिटाइल कोएंजाइम A एंड ATP का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, वैसे ही सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहाँ आ जाएगा? साइटोसोल में आ जाएगा। और साइटोसोल में आके ये 3 फंक्शन करेगा। पहला तो ये साइटोसोलिक एसिटाइल कोएंजाइम A के लिए प्रिकर्सर का काम करेगा, ACC के एक्टिवेशन के लिए ऑलोस्टेरिक सिग्नल का काम करेगा एंड PFK को इनहिबिट करेगा। नाउ कमिंग टू कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो ये 2 तरीके से होते हैं। फर्स्ट वन इज द फॉस्फोराइलेशन एंड सेकेंड वन इज द डीफॉस्फोराइलेशन। क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज द फॉस्फोराइलेशन एंड सेकेंड वन इज द डीफॉस्फोराइलेशन। ACC का अगर फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये कौन ट्रिगर करता है? ये ट्रिगर करता है हार्मोन। हार्मोन क्या करता है? ACC के फॉस्फोराइलेशन को ट्रिगर करता है। कौन से हार्मोन ट्रिगर करता है? इपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन। ये 2 ऐसे हार्मोन हैं जो कि ACC के फॉस्फोराइलेशन को ट्रिगर करता है। और जैसे ही ACC फॉस्फोराइलेट होगा, ACC डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या होगा? इनहिबिट हो जाएगा। सो ग्लूकागॉन और इपिनेफ्रिन क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन को ट्रिगर करता है और जैसे ही ACC फॉस्फोराइलेट होगा वो इनहिबिट हो जाता है। मीन्स फॉस्फोराइलेशन लीड्स टू इनएक्टिवेशन ऑफ ACC। ACC का इनएक्टिवेशन होगा तो क्या होगा? फैटी एसिड की सिंथेसिस स्लो हो जाएगी। नाउ कमिंग टू डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन की अगर बात करें तो ACC के डीफॉस्फोराइलेशन से क्या होता है? ACC एक्टिवेट हो जाता है। सो डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ ACC एक्टिवेट्स द एक्टिविटी ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज, दैट इज ACC। दूसरी बात, और जब ACC एक्टिव फॉर्म होता है तो ACC का एक स्ट्रक्चर बनता है एंड दैट इज लॉन्ग फिलामेंट। और ये किस तरह से बनता है? थ्रू पॉलीमेराइजेशन। सो ACC का डीफॉस्फोराइलेशन जब होता है तो ACC एक्टिवेट हो जाता है और ये पॉलीमराइज होकर लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर बनाता है। दिस इज द लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ ACC एंड लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर क्या है?
एक्टिव फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और एक्टिव फॉर्म कब होता है, डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में होता है। तो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड बायोसिंथेसिस इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में एसीसी का रेगुलेशन 3 तरह से होता है। फीडबैक इनहिबिशन जो पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए करता है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन जो सिट्रेट करता है, जो कि सिट्रेट एलोस्टेरिक एक्टिवेटर की तरह काम करता है, एंड थर्ड वन इज द कोवैलेंट मॉडिफिकेशन जो कि फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन के थ्रू होता है। नाउ कमिंग टू प्लांट्स। प्लांट्स में एसीसी का रेगुलेशन कैसे होता है? प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में एसीसी का रेगुलेशन ना तो फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू होता है, न ही एलोस्टेरिक रेगुलेशन के थ्रू होता है, एंड न ही कोवैलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू होता है। सो सवाल ये है कि प्लांट्स में एसीसी का रेगुलेशन कैसे होता है? प्लांट्स में एसीसी का रेगुलेशन होता है पीएच एंड मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन से, और ये पीएच और मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन किसके? स्ट्रोमा के। स्ट्रोमा में जब पीएच, स्ट्रोमा का जो पीएच एंड मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन ये दोनों इंक्रीज करता है तो एसीसी एक्टिवेट हो जाता है। क्या होता है? एसीसी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब पीएच एंड मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि पीएच एंड मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में इंक्रीज कब करता है? इट इंक्रीजेस ऑन इल्यूमिनेशन ऑफ प्लांट। जब प्लांट पे इल्यूमिनेशन होता है तो स्ट्रोमा में पीएच एंड मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये प्लांट में जो एसीसी का रेगुलेशन है ये क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है। स्ट्रोमा इज ए पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा किसका पार्ट है? क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। सो सवाल ये है कि फैटी एसिड सिंथेसिस एनिमल सेल्स में जो होते हैं वो साइटोसोल में होते हैं, बट प्लांट्स में जो फैटी एसिड सिंथेसिस होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। इसीलिए एसीसी का एक्टिवेशन भी स्ट्रोमा के पीएच एंड मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एसीसी का रेगुलेशन कैसे होता है? बैक्टीरिया में एसीसी का एक्टिवेशन कैसे होता है? सो बैक्टीरिया में एसीसी के एक्टिवेशन की बात करें उससे पहले ये जानते हैं कि बैक्टीरिया में ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल को एनर्जी स्टोर्स के फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। मींस बैक्टीरिया डू नॉट यूज ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल एज एनर्जी सोर्स। बैक्टीरिया जो होता है ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज नहीं करता है। तो सवाल यह है कि जब बैक्टीरिया ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज नहीं करता है तो बैक्टीरिया में इस ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल का क्या रोल है? बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में जो प्राइमरी रोल है फैटी एसिड सिंथेसिस का वो क्या है? टू प्रोवाइड प्रिकर्सर फॉर मेम्ब्रेन लिपिड। क्या करता है? प्राइमरी रोल ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया में प्राइमरी रोल क्या है फैटी एसिड सिंथेसिस का? प्राइमरी रोल क्या है? इट प्रोवाइड्स प्रिकर्सर फॉर मेम्ब्रेन लिपिड। क्या करता है? It provides precursor for membrane lipid। membrane lipid के लिए प्रिकर्सर प्रोवाइड करता है और इन प्रोसेस का जो रेगुलेशन होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स किस केस में होता है? क्योंकि इनका रेगुलेशन में गुआनिन न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? गुआनिन न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होता है। और कौन से गुआनिन न्यूक्लियोटाइड होते हैं? इट इज PPGGPP। दिस गुआनिन न्यूक्लियोटाइड इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस फॉर द प्रिकर्सर फॉर मेम्ब्रेन लिपिड। अब सवाल ये है कि ये गुआनिन न्यूक्लियोटाइड करता क्या है? ये गुआनिन न्यूक्लियोटाइड क्या करता है? सेल ग्रोथ को मेम्ब्रेन फॉर्मेशन से कोऑर्डिनेट करता है। इट कोऑर्डिनेट सेल ग्रोथ विथ मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। क्या करता है? सेल ग्रोथ को मेम्ब्रेन फॉर्मेशन से रेगुलेट करता है।
So this is the regulation of fatty acid synthesis in vertebrates, plants and bacteria. वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, ACC का रेगुलेशन फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू होता है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन के थ्रू होता है एंड कोवैलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू होता है, जबकि प्लांट्स में ACC का रेगुलेशन स्ट्रोमा में पीएच एंड मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने एंड डिक्रीज करने की वजह से होता है। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया ट्राइसाइक्लिसोल को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज नहीं करता है। इनका जो फैटी एसिड सिंथेसिस का प्राइमरी रोल होता है, इट प्रोवाइड्स प्रिकर्सर फॉर मेम्ब्रेन लिपिड्स, और वो रेगुलेशन जो होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होते हैं जो कि सेल ग्रोथ को मेम्ब्रेन फॉर्मेशन से कोऑर्डिनेट करता है। इनके अलावा फैटी एसिड सिंथेसिस का रेगुलेशन जीन लेवल पे भी होता है। जीन लेवल पे कैसा होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब कोई एनिमल एक्सेस ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंजेस्ट कर लेता है तो लीवर में लाइपोजेनिक एंजाइम्स जो होते हैं उनके जीन के एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाते हैं। क्या होते हैं, एनिमल की अगर बात करें, अगर ये एक्सेस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंजेस्ट कर लेते हैं, दे इंजेस्ट एक्सेस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जब ये एक्सेस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंजेस्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, लीवर में जो लाइपोजेनिक एंजाइम्स होते हैं, लाइपोजेनिक मतलब क्या हुआ, वैसा एंजाइम जो लिपिड को सिंथेसिस करता है। लीवर में जो लाइपोजेनिक एंजाइम्स होते हैं इनका जीन का एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाता है। क्या होता है, इनके जीन का एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाता है। दूसरी खास बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड दूसरा फैटी एसिड सिंथेसिस। सो यहाँ पे दो चीजें हैं, फर्स्ट वन इज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड सेकेंड वन इज द फैटी एसिड सिंथेसिस। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों साथ साथ कभी नहीं होंगे, दे डू नॉट अकर साइमल्टेनियसली, ये साइमल्टेनियसली कभी नहीं होंगे। इसका रीजन दो है। पहला रीजन, फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर बात करें तो इनका जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होता है, क्या होता है, इनका जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, माइलोनाइल कोएंजाइम ए। अब ये माइलोनाइल कोएंजाइम ए क्या करता है, कैट1 को इनहिबिट कर देता है। क्या करता है, कैट1 को इनहिबिट कर देता है। कैट1 क्या है, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1, और कैट1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में। सो फैटी एसिड सिंथेसिस जब होगा तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इनहिबिट रहेगा। सो दिस इज द रेसिप्रोकल रेगुलेशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड फैटी एसिड सिंथेसिस। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा रीजन क्या है कि जब ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड फैटी एसिड सिंथेसिस एक दोनों साथ होंगे तो ये बनाते हैं फ्यूटाइल साइकिल, और फ्यूटाइल साइकिल जब भी होता है दैट इज द बेस्टेज ऑफ एनर्जी का बेस्ट होता है। सो एंड बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिससे एनर्जी का वेस्टेज हो। सो दिस इज व्हाई बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड फैटी एसिड सिंथेसिस नेवर अकर साइमल्टेनियसली। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड फैटी एसिड सिंथेसिस कभी भी एक साथ नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो informative, please do like, share and subscribe, and stay tuned for the next lecture.